बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैप्टर नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, जो कि बेसिकली आपके सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, वो हल करने जा रहे हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे। और वो है चैप्टर का नाम मॉलिक्यूल्स की साख। तो वन बाय वन एक एक सवाल पढ़ते जाते हैं, उसके जवाब करते जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड्स बनने के अमल की वजाहत करें। कैसे सोडियम नमक कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड। ये आपके सिलेबस में है, प्रैक्टिकल भी है, आपको यकीनन लैब में नमक बना के दिखाया जाएगा, बच्चे चखते भी रहते हैं। पेज नंबर 72 एंड 73 जनाब। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 मैंने साथ साथ मेंशन किए हुए है। आप शुरू करेंगे जी जवाब देना यहाँ से। ये जो थे ये तो अब शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो मैं अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, ताकि बच्चे फिर मिक्सअप ना हो जाए। अब सीधा सीधा जनाब लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। पहला आयोनिक बॉन्ड्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन बताएं, जो हमने शॉर्ट में भी की है। डेफिनेशन बताने के बाद जनाब बता दें कि सोडियम क्लोराइड बनता क्या है, Na और क्लोरीन। और बस इसका जो जवाब है वो यहाँ तक आता है। पूरी डिटेल भी बतानी है, इसकी वजाहत करनी है, वजाहत एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ तक जो है इसका जवाब आएगा पेज नंबर 73 तक। सोडियम क्लोरीन बनेगा सोडियम क्लोराइड, पूरी डिटेल बतानी थी। सोडियम आयन देता, एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए उसके 10 रह जाते हैं, और जो जनाब उसके पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है सादा हालत में। अब बात है जी, अगला सवाल है, आप इस बात की कैसे वजाहत करेंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की जो ताकत है वो आयोनिक बॉन्ड के तकरीबन बराबर बराबर करीब होती है। 76 और 77 पेज। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं जो बाकी फजूल वाले शॉर्ट वाले हैं वो मैं सारे अब मिटा रहा हूँ, ताकि मिक्स अप ना हो जाए। शॉर्ट वाले में सारे जो मेंशनिंग हुई हुई है वो ख़त्म कर रहा हूँ जी। तो यहाँ से शुरू होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 76। जब दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये तो अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, हमने हाइड्रोजन क्लोरीन की एग्जांपल ली थी, ये सारी बतानी है। ये बताने के बाद जनाब आपका जो सवाल है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक बस, यहाँ तक है। सॉरी, ये निशान लगाए हुए मैंने, यहाँ तक है, ये पेज 77 तक है, यानी तकरीबन जनाब आधा पेज है, पेज नंबर 76 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। हाइड्रोजन क्लोराइड एग्जांपल देनी है, एग्जांपल देने के बाद इसको एक्सप्लेन भी करना है कि ये कैसे हुआ था, और उसके बाद जनाब ये ख़त्म हो जाएगा। 1.7 से कम हो तो बिलमूम कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ तक आपने इसका जवाब बताना है, तकरीबन एक सफ़ा बन जाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम के दरमियान किस किस्म के बॉन्ड तश्कील पाते हैं? इनकी बॉन्डिंग को डॉट और क्रॉस मॉडल की मदद से वाज़ह करें। पेज 73 एंड 74। 73 सर जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो बता दें कि ये बॉन्डिंग होती क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड की तश्कील के दौरान तवानाई की तब्दीलियाँ बेहद अहमियत रखती हैं। जब दो एटम एक दूसरे के साथ करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है, इससे रिपल्सिव फोर्सेस भी वजूद में आती हैं। जब दोनों एटम के दरमियान फासला कम होने पर अट्रैक्टिव फोर्स से रिपल्सिव फोर्स पर गालिब आती है, तो फिर केमिकल बॉन्डिंग वजूद में आती है, जैसा कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बनना इस किस्म की बॉन्डिंग मिसालें हैं। अब आगे जनाब मिसालें देना शुरू कर लें। मिसालें उसने किस किस की पूछी है? हाइड्रोजन की पूछी है, ऑक्सीजन की पूछी है और नाइट्रोजन की पूछी है। तो पहले जनाब आ जाएं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की मिसालें, ये हो गया एक लाइन। उसके बाद ऑक्सीजन की मिसाल, जिसमें ये भी साथ बताना है कि हाइड्रोजन जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये 2 लाइनें। ये भी ऊपर बता दें कि जो हाइड्रोजन है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल है, और जो नाइट्रोजन है वो
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल है, ये हम पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये लॉन्ग में भी करना है। तो ये एक लाइन ये और ऊपर एक लफ्ज़ बता दी, अपने पास से लिख लें कि नाइट्रोजन N2 जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट की बॉन्ड की मिसाल है। तो ये पूरी नीचे आप डायग्राम बना दें जिसको क्रॉस एंड डॉट मॉडल कहते हैं। देखें क्रॉस भी लगे हुए हैं और डॉट भी लगे हुए हैं। फिर बता दें जी कि जनाब ऑक्सीजन जो है O2 वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल है, तो वो आप क्रॉस डॉट मॉडल बना दें, और हाइड्रोजन का भी क्रॉस और डॉट मॉडल बना दें, तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल है। ये सवाल का जवाब था। सवाल क्या था? सवाल नंबर 3 था। एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक खुसूसियात कैसे पैदा होती हैं, वजाहत करें। पेज नंबर 76 और 77। फिर वापस 76 पेज बड़ा ही अहम पेज है भाई, सच्ची बात है, बड़े इसमें सवालों के जवाब हैं, शॉर्ट भी अभी हम कर चुके हैं। 76 अब इसका जवाब यहाँ से शुरू कर। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 मैंने मेंशन किए हुए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से बताया जा सकता है कि आया कोई केमिकल बॉन्ड जो वो आयोनिक होगा या कोवेलेंट होगा। हमने आयोनिक के बताना है कैसे। ज़्यादा नेगेटिविटी वाले एलिमेंट जैसे हिलाइट ग्रुप है और कम वाले जैसे अल्कली मेटल्स हैं, इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो आयोनिक होगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल होते हैं। तकरीबन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जिस तरह मीथेन में कार्बन होती है, हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है अमोनिया NH, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। अगर दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से ज़्यादा हो तो फिर जनाब इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड होगा। लेकिन हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो फ़र्क है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 1.2 है, तो वो आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा, वो सिंपल केमिकल बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए शर्त एक अहम ये है कि कम से कम जो फ़र्क है वो 1.7 से ज़्यादा हो, और ये नीचे उसने लिखा हुआ है, और अगर ये 1.7 से कम हो तो बिलमूम कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर एग्जांपल दे लें, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्ड की। ऐसे अगला सवाल है कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी इकसाम है, इनकी वजाहत करें और कम से कम एक मिसाल भी दें। पेज 74 पूरा पूरा जी, जिसको कहते हैं फुल्लो फुल कुल्लो कुल। पेज 74 एलो जी, फुल्लो फुल कुल्लो कुल। पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसकी एग्जांपल हाइड्रोजन आ गई। बार बार ये पेज रिपीट होते जा रहे हैं, 74 पेज, 76 पेज। फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी एग्जांपल आ गई O। उसके बाद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन की एग्जांपल आ गई। तो ये आपका सवाल यहाँ पर खत्म हो रहा है। अच्छा, वो दो एग्जांपल दे रहे हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में वो नाइट्रोजन की एग्जांपल भी दी जा रही है और इथाइन की एग्जांपल भी दी जा रही है। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन की एग्जांपल दी जा रही है और इथेन की एग्जांपल दी जा रही है C2H4। ये तो दो एग्जांपल देते हैं। उसने एक एक पूछी है, दोबारा सवाल चेक करते हैं, एक एक मिसाल पूछी है, तो बस ठीक है, एक एग्जांपल दे दें। इस तरह हाइड्रोजन सिर्फ एग्जांपल दे दें, हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दे दें। दो तो मर्जी है, लेकिन पूछी अगर एक गई है तो फिर पेपर में एक ही देनी है। छठा सवाल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करें, साबित करें। पेज नंबर 75 हम अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करने जा रहे हैं। पेज नंबर 75, पेज 75 खुल गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जिसको डिटो कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। डिटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पूरा पूरा जी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव वैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पर एक एटम देता है, जो देता है उसको डोनर्स कहते हैं और दूसरे को रिसेप्टर या एक्सेप्टर भी कहा जाता है। और इस तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़ाहिर करने के लिए तीर का निशान आता है। जो तीर का निशान है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है। सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स को जो एक लाइन शो करती है उसका आगे तीर का निशान नहीं होता। जो इसका हेड है वो एक्सेप्टर एटम जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ जो है ना वो एरो का निशान होगा। नीचे ये पैराग्राफ भी लिखना है और उसके बाद एग्जांपल दे देनी है दोनों। ये जो आप हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, ये BF बन रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, दो एग्जांपल दे देनी है। उसके बाद बोरॉन
बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF बन रहा है, उस अमल के दौरान बोरॉन एटम जो है वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारा कुछ डिटेल बताने के बाद यहाँ तक क्योंकि वजाहत की गई है, आप चेक कर लें, उसने कहा था वजाहत करें, आगे फिर इसको डिफाइन भी करना होता है। 7वां सवाल है मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, पेज 77 एंड 78। पेज नंबर 77 मेटालिक बॉन्ड्स। लो जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 टॉपिक नंबर 4.3.5 व्हाट आर द मेटालिक बॉन्ड्स। एक ऐसा बॉन्ड है जो मेटालिक एटम्स के दरमियान मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से तश्कील पाता है। ये अमूमन बिजली के उम्दा कंडक्टर्स होते हैं। और चलते जाएं जी, इनका न्यूक्लियस का जो ताकत है, असर है, वो बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आज़ाद होते हैं, मौजें करते हैं। क्योंकि इन एटम का साइज बड़ा होता है तो फिर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा शेल पाए जाते हैं, तो फिर ताकत जो है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को काबू करने की कम होती जाती है। इसलिए बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को बआसानी खारिज करने का रुझान पाया जाता है। यही वजह है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन आज़ाद फिरते रहते हैं। चलते चलते जनाब उसके बाद ये डायग्राम बनाना है मेटालिक बॉन्ड का, और यहाँ लिखा होगा डूबे नजर आ रहे हैं, यहाँ तक। ये जो डॉट है ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन है, जो प्लस है ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियस को शो करे। अगला सवाल जो है वो इसी के आगे है, हाइड्रोजन। 8वां सवाल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करें और ये बताएं कि ये फोर्सेस कंपाउंड की तबी खुसियात पर क्यों कर असरअंदाज होती हैं। पेज 79 से 80 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक है, 79 पेज है। लें जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। टॉपिक नंबर 4.4.2 फुल कुल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो कि मुस्तकिल तौर पर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, हर मॉलिक्यूल नहीं, पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसी बॉन्डिंग को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहा जा सकता है, जो कि हमारा ये ऊपर वाला टॉपिक था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। चलते जाएंगे जनाब, चलते जाएंगे, एग्जांपल दे देंगे। H2O बनाएंगे, पानी बनाएंगे आप, H2O बन रहा है, और इसी में फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बताना है कि बर्फ़ जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर नहीं तैरता, जहाँ तक जो है इसको मुकम्मल कर देना है। तो ये 2 पेज बन जाएंगे, पेज नंबर 80 और पेज नंबर 79 के आधे से शुरू होगा। टॉपिक नंबर 4.4.2 टॉपिक है। सवाल नंबर 9 है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और HCl मॉलिक्यूल के हवाले से इनका मवाजना केमिकल बॉन्ड की फोर्सेस से करें। पेज नंबर 78 पे इसका जवाब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जी टॉपिक नंबर 4.4 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये नहीं बताना, यहाँ से शुरू करना है। एक कंपाउंड्स में एटम को इकट्ठा रखने वाली फोर्सेस को बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड जोड़ना, आपने वो समद बॉन्ड का नाम सुना होगा, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो ताकत जो एटम को, कंपाउंड को इकट्ठा रखती है, एटम्स को, वो बॉन्डिंग फोर्स होती है ना, वरना तो दोबारा एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएं, कंपाउंड खत्म हो जाए। बॉन्ड बनाने वाली इन ताकतवर फोर्सेस के दरमियान मॉलिक्यूल की निस्बत कमज़ोर फोर्सेस भी पाई जाती हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ फोर्स होती हैं, इनको इंटर मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूल्स की आपस की ताकत होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बॉन्डिंग है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दिखाई गई हैं, ये डायग्राम बनाना है। ये तो केमिकल बॉन्ड है जिसके दरमियान जो है वो ताकतवर बॉन्ड फोर्स है ये। फिर इनके दरमियान भी कुछ जनाब गैर कम ताकतवर फोर्स है जिसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ये वाली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये जिसको मैंने मेंशन किया है, ये वाली। और उसके बाद एग्जांपल बता दें कि 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उसको तोड़कर से गैस की हालत में तब्दील करने के लिए 17 किलो जूल एनर्जी दरकार होती है, जबकि 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 430 किलो जूल एनर्जी दरकार होती है। ये जी यहाँ तक छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल निक्कू छोटू लॉन्ग तो कह सकते हैं, 4 नंबर का। केमिकल बॉन्ड क्या है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, और एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि एटम मुस्तहकम, मजबूत, स्टेबल होना चाहते हैं। पेज नंबर 71 पहला टॉपिक था जहां हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था।
केमिकल बॉन्ड्स, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक नंबर 4.2। केमिकल बॉन्ड्स एटम के दरमियान अमल करने वाली एक ऐसी ताकत फोर्स है जो उन्हें मॉलिक्यूल्स में जोड़े रखती है। दूसरे अल्फाज में, बॉन्ड की तश्कील के दौरान जो फोर्स अमल में आती है और एक एटम को दूसरे से जोड़ रखती है, उसी को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। यानी ये भी एक फोर्स है, वही समद बॉन्ड। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक या यानी समद बॉन्ड एग्जाम्पल नहीं है, वो समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये ना कि आप एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे समद बॉन्ड है वो एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फोर्सेस की, तो ये बात नहीं है, वो एक समझाने के लिए किए जा रहे हैं। आगे वही बात आगे कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए हर एटम की ख्वाहिश होती है कि उनके बैरूनी साल में जो है वो एटम मुकम्मल हों। उसके बाद में डिप्लीट रोल आ जाएगा जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के साथ होता है, जिनके एटम में सिर्फ एस सब शेल पाया जाता है। इसका उनका सेल ही सिर्फ एक होता है, एस होता है, पी या डी एफ नहीं होते। फिर जनाब चलते जाएंगे, अब 2 एटम की बात कर देंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात हो जाएगी, तो फिर उसके जवाब में रिपल्सिव फोर्सेस भी जन्म लेती हैं, वो बात हो गई। तो चलता चलता जनाब आपका एनर्जी में इजाफा होता रहता है। जो जो केमिकल रिएक्शन होता है तो फिर एनर्जी भी बढ़ जाती है। यहाँ तक जवाब देना तकरीबन आधा पेज बन जाएगा। टॉपिक नंबर 4.2 आखिरी लॉन्ग पे हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी लंबा चैप्टर था जी। ऑक्टेट रूल क्या है? 8 को ऑक्टेट कहते हैं। एटम्स हमेशा इस कोशिश में क्यों रहते हैं कि करीब तरीन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करें? पहला पेज इस चैप्टर का, पेज 70 एंड 71। ये जी पेज 70 पूरा फुल कुल। टॉपिक नंबर 4.1 एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये सारा आपने बताना है। अब ये मैं बाकी सारे इसके जो है वो रंग बरंग मिटा रहा हूँ ताकि कंफर्म हो जाए कि ये पूरा एक टॉपिक है। चलते जाएंगे, ये सारा शामिल करना है, पूरा पेज है और अगले पेज की सिर्फ एक लाइन गैर मुस्तक़बिल, यहाँ तक बस। तो ये था जी इसका जवाब। इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है और इंशाल्लाह बारी है चैप्टर नंबर 5 की। मैं कोशिश करूँ कम से कम 2 चैप्टर्स और करा लूँ, उसके बाद मैट्रिक वाले भी बड़ा पुश करें कि उनको बनाया जाए। तो देखते हैं कि या तो पूरी करा दी जाए या फिर 2 लेक्चर और कर उसके बाद फिर साथ थोड़ा सा मैट्रिक वालों को भी स्टार्ट कराया जाए। 12 लेट्स सी, इंशाल्लाह खैर होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आप लोगों को नसर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक सरजमीन शादाबाद, ईश्वर हसीन शादाबाद।